बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन देखिएगा बेटे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग, कि बॉडी का जो टोटल वेट है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल से मजीद क्लियर करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी या कोई सिस्टम है। अब बॉडी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो ये उस पर मौजूद कुछ पार्टिकल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं। तो अब हर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं हर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये फोर्सेज आपस में क्या है, पैरेलल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये तमाम पार्टिकल्स पे लगने वाली तमाम फोर्सेज आपस में क्या है, पैरेलल। तो अब हर पार्टिकल पे लगने वाली अलग अलग फोर्स को हम डिस्कस करें, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना इस पूरे बॉडी पे जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको कैलकुलेट कर ले। वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि अगर इन तमाम फोर्सेस को हेड टू टेल ऐड करें तो इनका एक कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा, जिसे हम रिजल्टेंट कहेंगे। तो वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे बॉडी के जिस पॉइंट पे एक्ट करेगी वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही चीज मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखी है, देखें। अब इस पूरे बॉडी को दोबारा लिया, लेट करते हैं कि इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट पे इस पूरे बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। तो बॉडी का वो पॉइंट जिस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इतनी सी सिर्फ बात याद रखनी है बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक में। अब यही रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल हम फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली यहां पे देखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, बेटे यही रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स बताने लगा हूं। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू समेशन, वेट क्या होता है, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट के इक्वल है ना। तो वेट को हम w से शो करते हैं, w इज इक्वल टू mg। तो देखिए मैंने लिख दिया कि तमाम पार्टिकल्स के लगने वाली फोर्सेस का अगर हम सम करें तो वो इस रिजल्टेंट के इक्वल आता है। तो वही चीज मैंने इस तरह से सम करके लिख दिया कि समेशन आगे क्या है बेटा, mg क्या है, वेट के इक्वल। तो चाहे आप ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें या फिर इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं जैसे बुक ने लिखा है कि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब वही वेट है। तो वेट इज इक्वल टू, बेटे ये समेशन m, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के तमाम मैसेज को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये समेशन m जो है, इसको मैं अगर कैपिटल M कह दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि भी तमाम पार्टिकल्स के मैसेज को सम करने से वो बड़ा मैस बन गया, तो वो कैपिटल M आ जाएगा। तो इस सारे की जगह आप क्या लिख दें, कैपिटल M लिख दें इस तरह से बेटे, और साथ में G एज इट इज रहेगा। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला। लो जी, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक खत्म हो गया। बस इतनी बातें याद रखेंगे। अब है जी टेबल 4.1, इसमें वो आपको ना कुछ रेगुलर शेप दे रहा है, कहता है इसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट फाइंड आउट करें। तो आपके पास बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखें टेबल के अंदर मेंशन किया जा रहा है, जैसे स्क्वायर है, ये देखें ना टेबल 4.1 में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राउंड प्लेट, स्फीयर, सिलेंडर, मीटर रूल। वो कहते हैं इनको अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आगे वैसे उसने बता दिया है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, अगर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं इनके डायगोनल्स को आपस में आप मिला दें, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो फिर ये देखें कैसे आप ऐड अप करेंगे, इनके डायगोनल्स को मिलाएं जी। ये इस पहले स्क्वायर को देखें, ये आ गया और इधर से ये आ गया, तो ये है जी पॉइंट जहां पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लो जी ठीक है। इसी तरह यहां पे भी आप फाइंड आउट कर लें। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो आमने सामने की साइड्स देखें इक्वल है, तो ये ट्रायंगल बन गई, तो इसके डायगोनल्स को मिला दें। ठीक है जी यहां तक। लो जी, ये वो पॉइंट है जहां पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट।
सही है, चाहे आप सी लिखें, चाहे आप जी लिखें, चाहे सी जी लिख दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद अगर ट्राइंगल की बात करें, इसके मीडियंस को मिला दे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, तो ये देखें ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई रॉड आ जाता है, मीटर रूल आ जाता है, तो उसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट बनेगा सेंटर, वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा, तो ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई सर्कल आ जाता है या सफेयर, सफेयर 3D होता है, सर्कल 2D होता है। ठीक है, जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको सर्कल ही दिखता है, चाहे आप ड्रॉ सफेयर करेंगे तब भी वो सर्कल ही दिखेगा, लेकिन सफेयर और सर्कल दो अलग अलग चीजें हैं। सफेयर 3D होता है, सर्कल 2D होता है। तो इसका अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो इसका पहले आपको डायामीटर निकालना पड़ेगा। तो ये है जी डायामीटर, इधर से ये आ गया और यहां से ये डायामीटर आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सही है, इसी तरह से अगर आपके पास सिलेंडर आ जाता है तो उसमें देखें कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, या कह लें कि एक्सिस होगा, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। तो ये चाहे आप इस तरह से मिला दें, चाहे आप ना भी मिलाएं, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। तो ये देखें, ये आपके पास जो लाइन आएगी ना एक्सिस वाली, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो आपके पास कुछ रेगुलर शेप की डायग्राम दी जा रही है, जो टेबल में बताई जा रही है, उनका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना, यानी कि कोई इर्रेगुलर शेप की अगर डायग्राम आ जाए, कोई इर्रेगुलर शेप आ जाए, तो उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है। तो आप याद रख लें कि अगर इर्रेगुलर शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे प्लम्ब लाइन। ये जो मिस्त्री मजदूर आप देखते हैं ना, उनके पास एक प्लम्ब लाइन होती है, ऐसे थ्रेड होता है, उसके साथ नीचे से ना नोकदार एक कह लट्टू बना होता है, तो वो बिल्कुल इस तरह से दीवार के साथ लगाते हैं, देखते हैं कहीं दीवार टेढ़ी तो नहीं जा रही, सीधी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास प्लम्ब लाइन होती है। तो अगर आप इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, प्लम्ब लाइन। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है। अब ये है हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप, तो इस पे सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है कि आप कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लें। आपकी बुक की डायग्राम में पहले यहां पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। अब जब इस पॉइंट पे आप वो प्लम्ब लाइन आके रखेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे धागा सीधा हो जाएगा। तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइम जो इस इर्रेगुलर शेप की प्लम्ब लाइन आ रही है, वो यहां पे आ रही है। अब इसको हल्का सा रोटेट करवाएंगे, यानी कि इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ ले चलते हैं, यहाँ पे इसको रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट्स इकट्ठे ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब ये वाली सिचुएशन थी तो ये प्लम्ब लाइन रखी, जब इसको हल्का सा रोटेट कराया तो इधर रखेंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल सीधी हो जाएगी ये वाली लाइन। जब इसको फिर से रोटेट करेंगे, इस पॉइंट पे आके रखेंगे, तो ये बिल्कुल ये इस तरह से सीधी लाइन हो जाएगी। जब इस पॉइंट पे आके रखेंगे तो ये बिल्कुल ये इस तरह से हो जाएगी। जब इस पॉइंट पे आके रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। कोई और पॉइंट भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। जब इधर आके रखेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे ना, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगी। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप बनाना चाहें, यहाँ पे बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लें, जब यहाँ पे आके रखेंगे तो ये आपके पास प्लम्ब लाइन आ जाएगी। तो इस तरह देखें, ये वो पॉइंट आ रहा है जो इस इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी टॉपिक खत्म हो गया। अब एक छोटी सी और हेडिंग है आपके पास सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास को आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखें द सेंटर ऑफ मास। अच्छा हाँ, एक चीज और, इस टॉपिक के अंदर ना आपने ये जी पेज नंबर 89 पे देखे ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन जरूर मार्क कर लीजिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड द बॉडी एज इज इन केस ऑफ अ कप। कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बॉडी की इनसाइड पे भी लाई कर सकता है, बॉडी की आउटसाइड पे भी लाई कर सकता है। आउटसाइड के लिए उसने बता दिया कि जैसे एग्जांपल दे रहा है कप की, ये देखे ना यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल इज आउटसाइड द मटेरियल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये देखें बॉडी के आउटसाइड पे लाई कर रहा है। तो ये लाइन जरूर मार्क कर लीजिएगा। आगे है सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। तो इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हल्की सी मुश्किल वर्डिंग है, तो आपको शायद समझ ना आए। आप डायरेक्ट यहाँ से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें और कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर यहाँ पे देखें जी डेफिनेशन, कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट where the whole mass of the body is assumed to be concentrated। के बॉडी का वो पॉइंट
जिसपे होल बॉडी का टोटल मैस कंसंट्रेट कर रहा हो, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। अगर यहां से समझ नहीं आती तो मैं एक और अंदाज से आपको आसान करके डेफिनेशन बता देता हूं, समझ भी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, सेंटर ऑफ मैस ऑफ द सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। कि बॉडी या सिस्टम का वो पॉइंट जिस पे आप फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी रोटेट ना करे बल्कि स्ट्रेट लाइन में होल बॉडी मूव कर जाए, तो वो पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। कितनी आसान डेफिनेशन है, तो ये ज्यादा आसान और समझ भी आ जाती है। ठीक है, कि बॉडी का वो पॉइंट जिस पे आप फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी टर्न ना करे, बॉडी रोटेट ना करे, बल्कि होल बॉडी आगे स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, तो वो पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल देखें, यहां देखें वेट ज्यादा है, यहां कम है, तो अगर आप यहां पे फोर्स अप्लाई करें, अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें, सपोज करते हैं हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बेटे आप खुद सोच के बताएं कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में होल बॉडी मूव करेगा, ऐसे ऐसे आगे मूव करेगा? नहीं, बल्कि ये तो टर्न कर जाएगा, ये वाला एंड जो है ये टर्न कर जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मैस नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पे करेंगे चेक तो भी ये वाला एंड टर्न कर जाएगा, तो ये पॉइंट भी आपका सेंटर ऑफ मैस नहीं। इस तरह चेक करते करते जब आप यहां पहुंचेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब आप यहां पहुंचेंगे तो ये वो पॉइंट है बेटे जिस पे आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये होल बॉडी ऐसे आगे मूव कर जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, तो ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। क्लियर है जी? इसी तरह आप यही डायग्राम इस तरह से भी ले सकते हैं, तो इसका मिड पॉइंट ना बना लीजिएगा कि ये सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा ना, जो हैवी वेट होगा ना उसके करीब करीब उसका सेंटर बनेगा, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, जब आप यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पूरे का पूरा होल बॉडी जो है ऐसे मूव कर जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, तो ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मैस। इसी तरह आपकी बुक में ब्रांचेस की एग्जांपल दी गई है, ये यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखें। अब इन सारे रेंजेस के जिस तरह की सिचुएशन में रखे गए हैं, इन सारों को, ये जो आप येलो डॉट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला येलो डॉट, ये सारों का देखें एक ही लाइन पे इनका सेंटर ऑफ मैस आ रहा है, सारों का पॉइंट देखें एक ही लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये रोटेट नहीं करेंगे बल्कि ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखे गए हैं, तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे लीनियर पाथ में मूव करेंगे। ये ना सोचें कि यार ये वाला हिल जाएगा इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे या फ्लोर पे रखे गए हैं और इन सारों का जो सेंटर ऑफ मैस है वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, तो इसीलिए कांस्टेंट स्पीड से लीनियर पाथ में मूव करेंगे। ये आप सोच सकते हैं कि ये हिल जाएंगे, हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया सेंटर ऑफ मैस का। तो बस डेफिनेशन क्लियर करनी है, यहां से आपको समझ आ गई है, आसान वर्डिंग है, ये वाली डेफिनेशन करें आपकी मर्जी, चाहे ये लिखें आपकी मर्जी, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है ना, और उसके बाद आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम का डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको 100% अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको इसी तरह से तैयार कीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।